हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। वैसे तो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का एक टॉपिक है, बट ऑफन पॉलिटिकल थियोरी में हम इन टॉपिक्स के बारे में 11th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो ये आपको ना सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी में हेल्प करेगा, बल्कि साथ ही साथ यूपीएससी और यूजीसी नेट में भी बहुत यूजफुल रहेगा। और अंडर ग्रेजुएट का तो ये एक टॉपिक ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की। वैसे तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर नहीं है, क्योंकि साउथ एशिया का ही पार्ट चाइना वहाँ को बिलोंग करते हैं, लेकिन वेस्टर्न में हम इनको क्लासिफाई क्यों करते हैं उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ये नहीं आते, और जो भी थिंकर्स इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट नहीं है उनको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ही पार्ट देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्फ्यूशियस की। यस, कन्फ्यूशियस जो चाइना में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। अब इनके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, खास करके एक ऐसे टाइम पर जहां हम चाइना को बॉयकॉट करने की बातें कर रहे हैं। तो चाहे हम चाइना को बॉयकॉट कर दें, बट उसकी जो थियोरीज हैं, जो बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स और थिंकर्स ने हमें दी हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच जो है वो ले करती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच मार्क लीड करती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्या अच्छा था सिस्टम में जिसे हमें इम्बाइब कर लेना चाहिए, और क्या बुरा था जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा ही कन्फ्यूशियस ने भी कुछ कहा है। इनका जो पूरा नाम है वो है कॉन क्वी कन्फ्यूशियस, और ये 551 बिफोर क्राइस्ट में बॉर्न थे और 479 बिफोर क्राइस्ट में इनकी डेथ हो गई थी। जो आज के टाइम कुफू एक जगह है चाइना में, वहां पर ये पैदा हुए थे। अब इनकी क्या खास बात है जो इन्हें बाकी पॉलिटिकल थिंकर्स से अलग करती है। अब हम सब ने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। हम सब ने डेमोक्रेसी को चूज किया है एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। उसके ऊपर हम किसी भी चीज को नहीं रखते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कन्फ्यूशियस उसी डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से एक गलत फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है प्रूव करते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती, और वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है दैट इज डेमोक्रेसी। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो इनकेपेबल हैं ऑफ वोटिंग। हाँ जी, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं इस टाइम। जितने भी सिटीजन्स हैं वो इनकेपेबल हैं ऑफ वोटिंग, ये कहा था कन्फ्यूशियस ने। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ना तो सिटीजन्स इतने पढ़े लिखे हैं, ना इतने अवेयर हैं, ना ही उनको इतनी पॉलिटिकल नॉलेज है कि वो वोटिंग कर सकें। अभी अगर मैं इंडिया से इस सिचुएशन को कंपेयर करूं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में वोटिंग रेट जो है वो बहुत ही कम रहता है। बहुत ही बड़े बड़े सिटीज या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट है, वहाँ पर भी वोटिंग रेट जो है, वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत ही कम रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके लिए वो एक पब्लिक हॉलीडे होता है, राइट? सो बहुत ही कम लोग हैं जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, और जो लोग निभाते भी हैं वो भी इसमें किसी ना किसी लालच में पड़कर वोट देते हैं। हम सब जानते हैं इस चीज को। तो कहीं ना कहीं सिटीजन्स जो हैं उनको इनकेपेबल देखा गया है बाय कन्फ्यूशियस कि वो वोट कर सकें। वो नहीं मानते कि वो वोट कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब सिटीजन्स वोट ही नहीं कर सकते, तो डेमोक्रेसी का सबसे मेन फीचर तो यही है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं हो सकते, जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही नहीं आ सकती, तो डेमोक्रेसी का क्या लेना देना है? डेमोक्रेसी बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट, वो ये कहते हैं कि हर कोई अनइक्वल है। अब ये भी एक डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जिनकी हम हमेशा पॉलिटिकल थियरी में बात करते हैं, इसके एक अगेंस्ट पैरामीटर आ गया है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बट यहाँ पर मैं आप सबका जो ध्यान है वो एक चीज की तरफ लेना चाहूंगी। वो ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स एंड ट्रीटिंग डिफरेंस डिफरेंटली। ये दोनों टर्म्स हमने पढ़े हैं कि जो इक्वल हैं उन्हें ही इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और जो डिफरेंट हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट करना ही इक्वालिटी है। ऐसा ही कुछ कन्फ्यूशियस कहते हैं। वो कहते हैं कि हर कोई अनइक्वल है,
जितनी पावर मेरे अंदर है या जितनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर है, जरूरी नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स में भी उतनी ही स्ट्रेंथ हो, या मे बी मैं पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी बहुत नॉलेज रखती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स भी पॉलिटिकल साइंस में ही नॉलेज रखते हो, मे बी उनको मैथ्स बहुत अच्छी आती हो, किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती हो। सो इस चीज़ में एवरीबडी इज अनइक्वल, और क्योंकि वो अनइक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट करना गलत है, राइट? तो इसलिए क्या करना चाहिए, सबको इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, पढ़ाई सबकी एक जैसी करवा दो, उसके बाद लेट देम चूज व्हाट दे वांट टू। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि एक मोनार्किकल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली जब डेमोक्रेसी को मना कर रहे हैं तो मोनार्की को ही सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने ये बोला कि एक मोनार्किकल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन किंग के पास इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए कि वो डिक्टेटर बन जाए। उसको लिमिट करने का मैकेनिज्म भी है जो वो हमें सेट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे लिमिट कर सकते हैं किंग को, उसकी पावर्स को, ठीक है? सो लिमिट रखने के लिए किंग पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोनार्की को चेक किया जाए। सो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिटीजंस आर नॉट केपेबल ऑफ वोटिंग। सेकेंड वो कहते हैं कि हम सब अनइक्वल हैं लेकिन हमें इक्वल एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। थर्ड वो कहते हैं कि किंग जो है वो मोनार्किकल सिस्टम में रन करना चाहिए उसको, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी लिमिट्स टू हिज पावर, डिक्टेटर नहीं होना चाहिए वो। मेन जो उनका एजेंडा है वो ह्यूमन नेचर के बारे में है। सबसे ज्यादा उन्होंने जिस बारे में बात की है वो ह्यूमन नेचर है। हम सब साइकोलॉजी की नॉलेज रखना चाहते हैं, हम सब एक दूसरे के दिमाग पढ़ना चाहते हैं। हमेशा हम यही कहते हैं कि अगर हमें ह्यूमन नेचर के बारे में समझ में आ जाए, जितने भी हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हों, चाहे हमारे सेल्फ से रिलेटेड इश्यूज हों, वो सब ह्यूमन नेचर के ही सराउंडेड हैं, राइट? अगर हम किसी की नेचर को समझ जाएं तो बहुत इजीली हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ कन्फ्यूशियस ने कहा कि ह्यूमन नेचर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये ह्यूमन नेचर है क्या? तो कन्फ्यूशियस ये मानते हैं कि ह्यूमन नेचर शुरू से बड़ी ही अच्छी होती है, कोई भी पैदा खराब नहीं होता, ठीक है? अब खराब उसको क्या करता है? सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग्स, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है और जो जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसको अच्छा, बुरा, गुस्से वाला, ईगो वाला, प्यार वाला बनाते हैं, राइट? सो जिस तरीके का ब्रॉटअप उसका होगा या जिस तरीके के फ्रेंड्स उसको मिलेंगे, जिस तरीके का उसका आउटर या इनर सर्कल होगा, या जो जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उन्हीं के वजह से उसकी ह्यूमन नेचर जो है वो फॉर्म होगी। बाय नेचर वो गुड है, पैदा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। अब लेकिन वो ये कहते हैं कि हर ह्यूमन इनकम्प्लीट होता है। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट का क्या मतलब? हम तो कहते हैं हम सब अपने आप में कंप्लीट है, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है, ह्यूमन कंप्लीट है, लेकिन एथिक्स के साथ, जब तक उसके पास एथिक्स नहीं है, जब तक उसके पास मॉरल वैल्यूज नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है? सो मॉरल वैल्यूज को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जब एक इंडिविजुअल में मॉरल वैल्यूज होंगे तभी वो ह्यूमन बीइंग जो है वो कंप्लीट होगा, तब तक वो इनकम्प्लीट ही है। सो एथिक्स को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि मैन को वो सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों तरीके का एनिमल एक्सेप्ट करते हैं। एरिस्टोटल की तरह वो भी मानते हैं कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑब्वियसली अ मॉरल एनिमल एज वेल। मोरालिटी के बिना नहीं चल सकते। नेक्स्ट वो ये बात करते हैं कि उसमें कुछ 5 वर्च्यूज जो हैं वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं सर्च फॉर ट्रुथ, सच्चाई को ढूंढना, नॉलेज को ढूंढना। कोई भी इंसान अगर ये बोल दे कि मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, अब मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो चुका हूं, अब मेरे को 1% भी नॉलेज मिल गई तो ओवरफ्लो हो जाएगी, अगर ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग बोलता है या वो ये सोचता है कि मुझे और नॉलेज की नीड ही नहीं है, मुझे बहुत नॉलेज मिल गई है, मैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, वहीं पर प्रॉब्लम है। जब जब उसको सर्च फॉर नॉलेज रहेगी कि मुझे ये जानना है, मेरे साथ ये हो रहा है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ जानना है, इसको सॉल्व करने के बारे में जानना है, ये प्रॉब्लम है, इससे डील करना है, तो वो जो सर्च फॉर नॉलेज है वो ह्यूमन बीइंग का एक बेस्ट एलिमेंट है,
राइट। नेक्स्ट वो कहते हैं लव फॉर जस्टिस, जो इंसान न्याय के लिए प्यार रखेगा, न्याय प्रिय होगा, मतलब कभी किसी गलत चीज का साथ नहीं देगा, जस्टिस इंश्योर करेगा, वो ही सही होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं जो इंसान ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा। आप ट्रेडिशंस से उनका क्या मतलब है, ये नहीं कि सती सिस्टम ट्रेडिशन में था फॉलो करो, नहीं, जो ट्रू एंड रियल ट्रेडिशंस हैं, जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, जो वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको एक इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमेशा उसे ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए और सच को ही फॉलो करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उसको दूसरों के भले के बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि मैं ये करूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे साथ, नहीं, ही शुड डू गुड टू अदर्स, तभी एक ह्यूमन नेचर कंप्लीट है और एक ऐसा ही ह्यूमन बीइंग जो है वो एक अच्छा सोशल एनिमल बन सकता है। अब मैं बात करती हूँ इनके सोशल थॉट्स के, यानी सोसाइटी के बारे में ये क्या कहते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं इंडियन सोसाइटी का। हमने देखा कि इंडियन सोसाइटी हिंदुइज्म में 4 वर्णास हैं, राइट, ब्राह्मणा, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास। सो इसी तरीके से इन्होंने भी सोसाइटी को 4 वर्णास कह लो या कैटेगरीज कह लो, उसमें क्लासिफाई करा है, ठीक है। सो अब ये क्या कहते हैं कि उन कैटेगरीज की क्या इंपॉर्टेंस है कि एक की अथॉरिटी रहेगी ओवर द अदर। अब अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी ना हो, मेरे ऊपर कोई चेक रखने वाला ना हो, मुझे कोई डेडलाइन देने वाला ना हो, मेरी डेडलाइंस कंप्लीट हुई या नहीं हुई ये इंश्योर करने वाला कोई ना हो, तो क्या मैं काम करूंगी? नहीं, राइट। सो मेरे ऊपर चेक रखने के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अथॉरिटी होने के लिए जो है क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। इसलिए होना नहीं है कि हम उसे सोसाइटी में कैटेगराइज कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्लासिफाई कर रहे हैं, नहीं, नॉट लाइक इंडियन सोसाइटी की पैदा होते ही आप इस वर्ण को बिलोंग करते हो तो आपका ऑक्यूपेशन इसी हिसाब से होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। इट कैन बी चेंज्ड अलोंग विद योर डेवलपमेंट, क्योंकि आप अनइक्वल हो, तो जैसे ही आप दूसरे के इक्वल पहुंच जाओगे यू विल स्टेप अप इनटू दैट वर्णा। नेक्स्ट उन्होंने ये बोला है कि सब लोग इक्वल नहीं होते, ये तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। सो सोसाइटी में जो है वो कोई भी इक्वल नहीं है। सो एथिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मॉरल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, सबको इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब यहाँ वो एक बात और कहते हैं कि जो मेल्स हैं ऑफ द सोसाइटी उनको ही एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वर्क करना चाहिए। ये इनका एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट भी बनता है कि ये इंटेलेक्चुअली विमेन को इतना केपेबल नहीं समझते कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज को हैंडल कर सकें। सो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट जो है कन्फ्यूशियस का बनता है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ क्वालिटीज बताई हैं किंग की। अब वो कहते हैं कि मोनार्क होना चाहिए, मोनार्की सिस्टम होना चाहिए, लेकिन एक किंग जो है वो किस तरीके का होना चाहिए ये भी उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि वो एक ट्रुथ स्पीकर होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और सिटीजन और किंग दोनों के बीच में फादर एंड सन जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे सन अपने फादर को रिगार्ड करता है वैसे ही सिटीजन को किंग को रिगार्ड करना चाहिए, एंड जैसे फादर अपने सन के बेनिफिट के लिए सोचता है वैसे ही किंग को अपने सिटीजन्स जो हैं उनकी बेनिफिट के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद ओबीडियंस उसको इंश्योर करनी चाहिए, ये नहीं कि उसने रूल्स तो बना दिए फॉलो कोई नहीं कर रहा, तो ओबीडियंस भी जो है वो इंश्योर करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि सजेशंस, जो उसके आसपास के लोग हैं वो जब उसे सजेशन दें किंग को तो उसे उन सजेशंस को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये नहीं कि वो फिर डिक्टेटर ही बन गया, नो। सो ही हैज टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद हिज फेलो मेंबर्स, राइट। कुछ बुक्स इन्होंने लिखी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। It includes Confucius Says, Books of Rights, Books of Documents, Classic of Poetry. Okay, so ये 4 बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कभी भी यूजीसी में पूछी जा सकती हैं ये। अब क्रिटिसिज्म की अगर बात करूं तो सबसे पहले तो इन्होंने क्लासेस में लोगों को बांट दिया है, ये क्रिटिसिज्म है ही है, लोगों को अनइक्वल मानते हैं ये, और
सारा जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल मशीनरी का, वो ये सोचते हैं कि मेल्स ही कर सकता है, कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है उसको एनकरेज किया गया है इनकी थिंकिंग में। सो ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। लेकिन इसमें अच्छाई क्या है, कंक्लूड कैसे करेंगे हम? तो हम यही कहेंगे कि अच्छाई ये है कि इन्होंने किंग को डिक्टेटर बनने से रोकने के भी मेजर्स दिए हैं। ऑनेस्टी, मॉरल्स, एथिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। सो ये जो है ये इनके बेनिफिट्स थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। If you like the video, please like it, share and subscribe. I'll be back with another thinker, probably Plato, in the next video. Thank you so much. Stay tuned.